अस्सलाम वालेकुम। आज हम वाटर सल्यूबल विटामिन्स स्टार्ट करेंगे। वाटर सल्यूबल विटामिन्स एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कंपोनेंट है ऑफ डाइट। कंपोनेंट ऑफ डाइट्स में हमने देखा था 6 हमारे पास टोटल न्यूट्रिएंट्स थे। 6 टोटल न्यूट्रिएंट्स में से 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे और 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे वो एनर्जी रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स थे, वो हमारी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करते थे, जो फ्यूल से एनर्जी बनती थी। एनर्जी किस फॉर्म में बनती थी? एटीपी की फॉर्म में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास जो 3 कंपोनेंट्स थे उनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट थी, फैट थी जिसे हम लिपिड कहते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन्स थी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी हमारे पास 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें हमारे पास वाटर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा मिनरल्स थे हमारे पास, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह। मिनरल्स के अलावा हमारे पास जो 3rd माइक्रोन्यूट्रिएंट था उसे हम विटामिन्स कहते थे। विटामिन्स के 2 ग्रुप्स थे, एक को हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स कहते थे और एक को वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स में हमारे पास विटामिन ए था, विटामिन बी था, डी था, विटामिन ई था एंड विटामिन के था। एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को हमने फर्दर कैटेगराइज्ड किया था इनटू 2 टाइप्स में। एक हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स थे, एक हमारे पास नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स थे। जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं उनमें हमारे पास विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स को भी हमने अगेन सब डिवाइड किया इनटू 2 ग्रुप्स। एक में हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स थे और दूसरे हीमेटोपोएटिक विटामिन्स। एनर्जी रिलीजिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जो हमारे पास थे उनमें B1 था जिसे हम थायामीन कहते थे, B2 था जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते थे, B3 था जिसे हम नायासिन कहते थे, B5 था जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड कहते थे ऐसे। और हीमेटोपोएटिक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स में हमारे पास फोलिक एसिड था जो विटामिन 9 है, एंड विटामिन B12 था जिसका अल्टरनेटिव नेम सियानोकोबालामीन, मैथिकोबाल एंड कोबालामीन था। आज हम मेनली बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में हमारे पास जो पहला विटामिन्स है जिस पर हम आज बात करेंगे उसे विटामिन B1 कहते हैं। विटामिन B1 का जो अल्टरनेटिव नेम है, विटामिन B1 इज आल्सो कॉल्ड थायामीन। हम इसे थायामीन भी कहते हैं। अगर हम देखें सोर्स ऑफ थायामीन, फर्स्ट हमारे पास है सोर्स ऑफ थायामीन। सोर्स ऑफ थायामीन में हमारे पास हम विटामिन B1 हासिल करते हैं एनिमल से एंड सेकंड वेजिटेबल से। ये सोर्स था हमारे पास विटामिन B1 का। सेकंड चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे फंक्शन ऑफ विटामिन B1।
थायमिन का क्या फंक्शन है। सो फंक्शन ऑफ थायमिन में हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें ये एक को इंजाइम है। किसका? डिहाइड्रोजिनेज का। को इंजाइम ऑफ डिहाइड्रोजिनेज। सो डिहाइड्रोजिनेज एक मोस्ट कॉमन इंजाइम था क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल को हम कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे भी कहते हैं। सो ये इन्वॉल्व होता है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म करवाता है। सो पायरुवेट ये डिहाइड्रोजिनेज में हमारे पास जो इंजाइम्स हैं उनमें पायरुवेट, डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है जिसे हम PDH से भी लिखते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के अलावा हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। सो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है। इसके अलावा थर्ड जो एंजाइम यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट इन आरबीसीज का एंजाइम है। सो ये तीनों एंजाइम्स इन्वॉल्वमेंट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी रिलीज करवाते हैं। हेल्प इन रिलीज एनर्जी। सो सेकंड फंक्शन जो हमारे पास मौजूद है विटामिन B1 का, वो है मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी पाथवे, मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी पाथवे। सो ये मेमोरी पाथवे को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये मेंटेन करता है सेरिबेलम को, वर्मिक्स ऑफ सेरिबेलम को। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है मेमोरी बॉडी, और ये हमारे पास फंक्शंस थे विटामिन B1 के। फंक्शंस के बाद जो हमारे पास चीज़ मौजूद है वो है डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी की क्या वजूहात हैं? कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी। ऑफ थायमिन्स। थायमिन की डेफिशिएंसी में हमारे पास जो फर्स्ट कॉज है वो है अल्कोहल का इंटेक करना क्रोनिक अल्कोहलिक इंटेक। सो क्रोनिक अल्कोहल के इंटेक से डेफिशिएंसी हो जाती है थायमिन की। उसके अलावा कम मिकदार में इनटेक करना, डाइट फ्री थायमिन डाइट फ्री लेना, डिक्रीज्ड intake of B1।
थर्ड cause of vitamin B1 deficiency is decreased absorption of B1 in GIT. Decrease absorption of B1 in GIT. सो इसके अलावा हमारे पास जो कॉजेज़ हैं, फोर्थ कॉज पॉलिश्ड राइस के खाने से भी B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है. सो ईटिंग पॉलिश्ड राइस, eating polished राइस. पॉलिश्ड राइस का जो कलर होता है वाइट राइस. सो पॉलिश्ड राइस को हम वाइट राइस भी कहते हैं. सो नॉर्मली जो राइस का कलर होता है, नॉर्मली राइस का कलर ब्राउन होता है. सो फिफ्थ कॉज ऑफ B1 deficiency is malabsorption. Malabsorption. तो ये हमारे पास causes of deficiency थी. सो इसके अलावा जो फोर्थ नंबर पर हमारे पास मौजूद है वो है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ B1 deficiency. Clinical features of deficiency. सो फर्स्ट क्लिनिकल फीचर जो हमारे पास मौजूद है, फर्स्ट क्लिनिकल फीचर उसे हम लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं. लैक्टिक एसिडोसिस. हाउ B1 डेफिशिएंसी कॉज लैक्टिक एसिडोसिस. फर्ज करें ये हमारे पास एक सेल मौजूद है. सो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होती है. सेल्स ग्लूकोज की अपटेक करते हैं बाय अ चैनल. यहाँ पर ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं आउटसाइड टू इनसाइड. ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज सेल में चले गई. अब ग्लूकोज को मेटाबोलाइज होना है. ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होगी. ग्लूकोज इंटर्ड इनटू ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एंड मेक 2 पायरुवेट्स. सो जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनाएगा. अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है, ये इसकी लोकेशन साइटोप्लाज्म है. ग्लाइको लाइसिस. सो अब इस पायरुवेट को इंटर्ड होना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. सो यहाँ पर ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल में होता है. ये सेल की ऑर्गेनेली है. पायरुवेट इंटर्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक एंजाइम होता है जिसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करता है पायरुवेट को एसिटाइल
को ए में। सो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का जो कोएंजाइम है वो B1 है। अगर B1 की डेफिशिएंसी होगी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम स्टिमुलेट नहीं होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम स्टिमुलेट नहीं होगा तो पायरुवेट कन्वर्ट नहीं होगी एसिटाइल को ए में, तो एनर्जी नहीं बनेगी। सो यहाँ पर हमारे पास ये एक सेल है, हम एक डायग्राम शो करते हैं। चलें जी, ये हमारे पास एक सेल है, हम इसकी एक बड़ी सी डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सेल है। सो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट किया गया इनटू सेल बाय अ ट्रांसपोर्टर। सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर सेल में आ गया। अब सेल में आने के बाद ये इसकी ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगी। सो ग्लूकोज इंटर्ड इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट्स। सो पायरुवेट को हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज। सो ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में इंटर हुआ। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में इंटर होने के बाद इसने कुछ एनर्जी बनाई इन द फॉर्म ATP एंड NADH की फॉर्म में। सो इसके अलावा इसने जो चीज़ बनाई, 2 मॉलिक्यूल्स बनाए पायरुवेट के, जिसे हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं, पायरुवेट। सो ये जो हमारे पास पाथवे है ये साइटोप्लाज्मिक पाथवे है और ये एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, इसे हम एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब ये पायरुवेट कहाँ पर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया। सो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर्ड हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है पायरुवेट। सो माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम है जिसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस पायरुवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल को ए में। सो इस पायरुवेट का जो को एंजाइम है वो है B1। सो B1 इसको स्टिमुलेट करेगा और ये कन्वर्ट करेगा पायरुवेट को एसिटाइल को ए में। अगर हमारे पास B1 डेफिशिएंसी हो जाती है, B1 की डेफिशिएंट हो जाता है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज स्टिमुलेट नहीं होगा और पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ पर एक और पाथवे स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम लैक्टिक एसिड पाथवे कहते हैं। सो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड। सो यहाँ पर जो एंजाइम है जो इस पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा उससे हम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अब जो ये पाथवे है
ये एनएरोबिक, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। सो मेन मकसद इस डायग्राम का ये था कि हमने पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया। सो B1 की डेफिशिएंसी की वजह से जितनी भी हमारे पास ग्लूकोज थी वो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुई। जब लैक्टिक एसिड हमारे पास ज़्यादा मिकदार में बना, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड्स, इसने क्या डेवलप कर दिया? लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस। सो लैक्टिक एसिडोसिस में क्या कॉज किया? लैक्टिक एसिडोसिस। सो लैक्टिक एसिडोसिस cause arteriovenous shunting, arteriovenous shunting। लैक्टिक एसिडोसिस ने आर्ट्रियोवेनस शंटिंग करवाई। जब आर्ट्रियोवेनस शंटिंग हुई तो टिश्यूज को प्रॉपरली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए। जब टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो टिश्यू हाइपोक्सिया हो गया, टिश्यू हाइपोक्सिया। एंड टिश्यू हाइपोक्सिया के फीडबैक से हमारे हार्ट ने काम ज़्यादा किया, हार्ट वर्क मोर। जब हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ा तो हमारे पास बाईवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो गया, बाईवेंट्रिकुलर फेलियर। बाईवेंट्रिकुलर मीन्स दोनों वेंट्रिकल्स, इसमें हमारे पास हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर करवाया। सो हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर से जो हमारा जितना भी ब्लड वेसल्स में था वो वेसल से ओजिंग आउट फ्लूइड हो गया टिश्यूज में, बिकॉज होल बॉडी फ्लूइड ओजिंग आउट विच लीड्स टू कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। सो इस जो हमारे ब्लड ओजिंग आउट हुआ है उसे हम कंजस्टिव कार्डियक फेलियर डेवलप करवाया, और इस कंजस्टिव कार्डियक फेलियर को हम वेट बेरी कहते हैं। सो वेट बेरी में हमें क्या मिलेगा? कंजस्टिव कार्डियक फेलियर था, जो फ्लूइड था वो ओजिंग आउट हो गया टिश्यूज में। टिश्यूज में हमें पूरी बॉडी में क्या मिलेगा? जनरलाइज्ड एडिमा मिलेगा, जनरलाइज्ड एडिमा। सो जनरलाइज्ड एडिमा में हमें किस टाइप का जनरलाइज्ड एडिमा मिलेगा? पीटिंग जनरलाइज्ड एडिमा मिलेगा या फिर नॉन पीटिंग जनरलाइज्ड एडिमा मिलेगा? तो इसमें हमें पीटिंग जनरलाइज्ड एडिमा हम फाइंड करेंगे, पीटिंग जनरलाइज्ड एडिमा। सो पीटिंग जनरलाइज्ड एडिमा मीन्स अगर ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड एडिमा पेशेंट का फीट है, अगर हम इसे यहाँ से अपने थंब से प्रेस करें तो हमें यहाँ पर एक पिट बनी हुई दिखाई देगी। सो यहाँ पर हमारे पास ये पिट बन जाएगी। सो अगर कंप्रेस करने पर इस टाइप की पिट बने तो उसे हम जनरलाइज्ड एडिमा
कंसीडर करते हैं। सो जो थायरामिन डेफिशिएंसी की क्लिनिकल फीचर्स था, फर्स्ट हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस था। लैक्टिक एसिडोसिस ने जो सेकंड फीचर करवाया उसमें हमारे पास क्या था, वेट बेरी वेट बेरी हाई वॉल्यूम या वॉल्यूम ओवरलोडेड ड्यू टू कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। वॉल्यूम ओवरलोडेड। सो हमने देखा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वेट बेरी कैसे हुई, टू कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है थर्ड क्लिनिकल फीचर, ड्राई बेरी। सो ड्राई बेरी क्या है? ड्राई बेरी एक न्यूरोपैथी है। इससे न्यूरोपैथी में हमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिलेगी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी पेशेंट में हमें मिलेगा इसकी रिस्ट प्लस 4 ड्रॉप। सो इसकी रिस्ट और फीट हमें ड्रॉप मिलेंगे। सो फोर्थ क्लिनिकल फीचर हमारे पास जो था उसमें कोर्साकॉफ सिंड्रोम। कोर्साकॉफ सिंड्रोम। कोर्साकॉफ सिंड्रोम में हमें जो चीज़ मिलेगी, कन्फेबुलेशन, सो व्हाट इज कन्फेबुलेशन एक भूलने की बीमारी है जिसमें एक आदमी एक पर्टिकुलर थिंग को भूल जाता है और अपनी मेमोरी को फिल करने के लिए वो झूठ बोलता है। उस चीज़ को हम कन्फेबुलेशन कहते हैं। सो कन्फेबुलेशन इज forgetting about particular thing due to memory defects, and then to tell a lie to fill a memory. सो ये हमारे पास कन्फेबुलेशन थी। कन्फेबुलेशंस के अलावा हमारे पास साइकोसिस है। सो साइकोसिस का मतलब लॉस ऑफ कंटेक्ट विद रियलिटी, लॉस ऑफ contact with reality. सो ये हमारे पास फोर्थ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ थायरामिन डेफिशिएंसी था। फोर्थ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डेफिशिएंसी के बाद हमारे पास फिफ्थ क्लिनिकल फीचर जो मौजूद है उसे वर्निक्स
इंसेफेलोपैथी। सो वर्निक्स का मतलब जो है कि पार्ट ऑफ ब्रेन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कोऑर्डिनेशन। सो वर्निक्स इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। इसमें जो चीज़ हमें मिलेगी, ये टैक्सिया मिलेगा हमें। ये टैक्सिया के अलावा हमें निस्टैगमस के अलावा ऑप्थेल्मोप्लेजिया। सो ये वर्निक्स के क्लिनिकल फीचर्स थे हमारे पास। अगर हम एटैक्सिया को देखें, सो एटैक्सिया मीन्स लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन को हम एटैक्सिया कहते हैं। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, सो वर्निक्स हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। सो हम इसके, ये हमारे पास फर्ज करें ये वर्निक्स है, इसके हम 2 पार्ट्स करते हैं। ये एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्निक्स है और ये हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट है। सो जो एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्निक्स है, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो इससे हम एंटीरियर वर्मल सिंड्रोम कहते हैं। और ये किस वजह से हुआ? ये थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ और अल्कोहलिज्म की वजह से हुआ। इसके अलावा हमारे पास जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वर्निक्स है, उसे हम पोस्टीरियर वर्मल सिंड्रोम कहते हैं। सो ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, मोस्ट कॉमनली इन चाइल्ड। टू सेरिब्रल ट्यूमर, ये सेरिब्रल ट्यूमर की वजह से होता है। और ये अल्कोहलिज्म होता है B1 विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता था। सो ये मोस्ट कॉमनली किन में है? इन अडल्ट्स। पोस्टीरियर में चाइल्ड इन्वॉल्व होते हैं और इंटीरियर में अडल्ट्स। इसके अलावा 5th जो चीज़ हमारे पास क्लिनिकल फीचर मौजूद है ऑफ 6th clinical features of thiamine deficiency is amnesia. So amnesia में का मतलब ये है मेमोरी लॉस होना। इसमें ये परमानेंट मेमोरी लॉस। सो ये हमारे पास लास्ट क्लिनिकल फीचर्स था थायमिन का। सो अगर हम देखें एक 25 ईयर ओल्ड क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट हमारे पास आता है इन फीचर्स के साथ, जिसमें हमें निस्टैगमस मिलता है, ये टैक्सिया मिलता है एंड साइकोसिस मिलता है। सो हम इसे कंसीडर करेंगे ये वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम है। अगर हमारे पास फर्ज करें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू केस,
सो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, या 25 ईयर ओल्ड chronic alcoholic patient presented with nystagmus, ataxia, and psychosis. So what is your diagnosis? So देखें हमारे पास जो साइकोसिस था, ये हमारे पास फीचर था कॉर्साकॉफ सिंड्रोम का, और निस्टैग्मस एंड एटैक्सिया जो हमारे पास फीचर है, ये फीचर है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी का। तो यहाँ पर हम इसे डायग्नोस करेंगे, इट इज वर्निक्स कॉर्साकॉफ syndrome। सो ये हमारे पास डायग्नोस थी। इसके अलावा हमने देखना था हम इसे क्या ट्रीटमेंट दें। इसकी ट्रीटमेंट में एक ये इमरजेंसी में आया क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम था, लो ग्लूकोज लेवल अल्कोहलिक था, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो था, और इससे हमने दे दिया क्या, डेक्सट्रोज वाटर इन्फ्यूजन। सो डेक्सट्रोज वाटर इन्फ्यूजन के बाद जो हमारे पास चीज़ बनेगी जिसकी प्रोडक्शन होगी, देखें जब हमने देखा था ग्लूकोज सेल में इंटर होने के बाद उसने ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में गई। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एक ग्लूकोज से हमने 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनाए। तो ये डेक्सट्रोज है, ये ग्लूकोज है, हमने ग्लूकोज उसे इंजेक्ट किया है, तो हमारे पास सडनली क्या होगा, पायरुवेट की प्रोडक्शन होगी, पायरुवेट प्रोड्यूस। जब अचानक पायरुवेट की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी तो ये क्या कॉज करेगी, ये B1 डेफिशिएंसी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी कॉज करेगी। जब विटामिन B1 डेफिशिएंट हुआ तो हमने देखा क्लिनिकल फीचर्स, जो लास्ट क्लिनिकल फीचर्स था थायमिन डेफिशिएंसी का, जो विटामिन B1 डेफिशिएंसी का, उसमें हमने एमनेजिया देखा था, मेमोरी लॉस। तो क्या हो गया पेशेंट का, मेमोरी लॉस, परमानेंट मेमोरी लॉस। सो यहाँ पर बी केयरफुल। So this patient should not be given dextrose water immediately इस पेशेंट को जिसका ग्लूकोज लेवल लो हो उसको डेक्सट्रोज वाटर इन्फ्यूज़ नहीं करना। उसको डेक्सट्रोज वाटर इन्फ्यूज़ करने से पहले जो चीज़ हमने देनी है वो है B1 इंजेक्शन ऑफ B1। सो इंजेक्शन ऑफ B1 क्या करता है, प्रिवेंट करता है
prevent memory loss. सो ये हमारे पास डिस्कशन थी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के फर्स्ट विटामिन जिसे विटामिन B1 कहते हैं. सो विटामिन B1 को हम थायमिन भी कहते हैं. सो ये थी. थैंक यू.